राम राम पंडित जी। आज की ये क्लास है, यह है इकोनॉमिक्स की यूनिट 5 करेंसी फ्लोज इन इकोनॉमिक्स। ये यूनिट हमने छेड़ रखी थी, यह आधी करनी रह रही है। तो आज की क्लास में अब इस आधी यूनिट तक कंप्लीट कराएंगे, उसकी यह आधी हो रही है वो। ठीक है, चलो सर, ये हमने तो कर ली थी। शिफ्ट डिटर्मिनेशन वाला है, इसकी मैं पहले बाद में करूंगा। एक्सचेंज डिटर्मिनेशन है, उससे पहले यहाँ पे करेंगे, उससे नहीं चल रहा टॉपिक। वो है contemporary issue in managerial economics globally। सबसे पहले यू टॉपिक काट ले, contemporary issues in managerial economics globally, पेज नंबर 8 इकोनॉमिक्स का है। हाँ जी, contemporary का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो आज के टाइम में जो इशू चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम इश्यूज इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आज के टाइम जो इशू चल रहे हैं ग्लोबली, ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड। ओके, सबसे पहला इशू क्या चल रहा है भाई? ये 10 इशू हम करने वाले हैं यहाँ पे, 10 कॉन्टेम्पररी इशू हम करने वाले हैं। सबसे पहला इशू क्या चल रहा है? वह क्रेडिट का। क्रेडिट का अब ये कैसा इशू है? देखो, प्रोविजन ऑफ कमोडिटीज एजिस्टेंस और फंड इन एक्सचेंज फॉर अ कमिटमेंट टू repay in the future. Credit transactions typically incur an interest charge resulting in a higher future payment compared to an immediate payment। यानी कि जो आज हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट का, देखो ये इंटरेस्ट, ये जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट यानी कि उधारी पे जो हमें आज पैसा मिला है, उधारी पे या तो हमें कम्युनिटी मिली है आज, या हेल्प मिली है किसी तरीके की। एजिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प या फंड। क्या क्या मिले हमें आज? या तो कम्युनिटी मिली हो या एजिस्टेंस मिली हो। एजिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प या फिर फंड्स। किस एक्सचेंज में? इन एक्सचेंज फॉर ए कमिटमेंट। किस चीज़ के एक्सचेंज में मिले हैं ये? कि भाई एक कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको। क्या क्या कमिट करना पड़ेगा, क्या प्रोमिस करना पड़ेगा आपको? टू रिपे इन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में उसको रिपे करोगे। और यदि आप फ्यूचर में इसको रिपे करोगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट रिपे करनी पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी ऐड होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ है या फिर कोई सहायता है या फिर कोई फंड है, मनी है, यदि मुझे आज मिले वो और या फिर मुझे 2 साल बाद मिले वो, तो उसकी वैल्यू आज ज़्यादा है या 2 साल बाद ज़्यादा होगी? आज ज़्यादा है। आज ज़्यादा है भाई, मुझे आज मेरी वैल्यू आज है, क्योंकि 2 साल बाद आज 2 लाख रुपए में जो पैसा, जो चीज़ें आ रही हैं 2 लाख रुपए में, उतनी चीज़ें 2 साल बाद शायद ना आए, नहीं आएंगी। इसलिए क्या है, ज़्यादा है। और फ्यूचर में क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो उसकी जो वैल्यू है, जो इन्फ्लेशन आई है उसके हिसाब से, या फिर जो इंटरेस्ट रेट, जो अर्निंग उसके ऊपर होगी, उसके साथ ऐड कर दी जाती है। इसलिए मैंने जो पैसा लिया है, फ्यूचर में मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा रीपे करना पड़ेगा। अगर आज मैंने 1 लाख रुपए लिए हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर, रिसीव टुडे 1 लाख रुपये, आज 1 लाख रुपये मैंने अगर लिए हैं तो रिपे आफ्टर 5 ईयर। यदि मुझे 5 साल बाद मुझे रिपे करने पड़े तो मुझे 1,18,000 रुपये रिपे करने पड़ेंगे। क्यों? क्या रीज़न है उसका? वो है इंटरेस्ट। अब मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करी है कि भैया इंटरेस्ट 18,000 कैसे बढ़ा 1 लाख से 1,18,000। मैं सीधा बस मोटा मोटी कहना चाहूँ कि भाई 1 लाख तक 1,18,000, यानी कि जो आज अगर आप 1 लाख रुपये किसी पर लोगे तो फ्यूचर में जाएगा आपने नहीं, हुआ ब्याज समेत पे करनी पड़ेगी चीज़ें। तो क्रेडिट का नो दिक्कत है यार। अब आज ले तो लिया, लेकिन फ्यूचर खातर जो लाइबिलिटी है ना हमारी, लाइफ जो उसके ऊपर बर्डन है उसका, वो ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है। तो यू एक कॉन्टेम्पररी इशू है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर ग्लोबली। क्या कि जो आपने आज कमोडिटी ले ली, एजिस्टेंस ले ली, फंड ले लिए, भैया इसके एक्सचेंज में आपको एक कमिटमेंट करना पड़ता है, एक प्रॉमिस करना पड़ता है कि आप इनको रिपे करोगे फ्यूचर में विद इंटरेस्ट। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, आज तो हमें फायदा इतना ही मिला 1 लाख का ही, लेकिन भैया फ्यूचर में जाके मुझे पेमेंट तो 1,18,000 भी करनी पड़ेगी, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए क्या है, ये एक कॉन्टेम्पररी इशू है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। दूसरा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन आ सोसाइटी।
इनइक्वालिटी यानी कि जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। और इनइक्वालिटी का मतलब असमानता। इकोनॉमिक यानी कि इनकम और वेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्राइमरली परटेन, परटेन का मतलब होता है बिलोंग्स, संबंधित रखना। प्राइमरली परटेन टू द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी और इनइक्वालिटी विद इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या करती है? प्राइमरली किसी से जुड़ी हुई है, वो एक एग्जामिनेशन है, जांच। किस चीज की जांच करनी है आपको? एग्जामिनेशन मतलब होता है जांच, जांचना किसी चीज को। डिस्क्रिपेंसी और इनइक्वालिटी विद इन एन इकोनॉमी मतलब जो डिफरेंस आया है इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी में, इकोनॉमी टू इकोनॉमी। मान के चलो जो इंडिया के अगर दो स्टेट हैं, एक पंजाब एक हरियाणा, पंजाब की इनकम ज़्यादा है, हरियाणा की इनकम कम है, पंजाब में रोजगार ज़्यादा है, हरियाणा में रोजगार कम है। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ सिर्फ, ये रियलिटी से कोई नाता नहीं है इसका। अगर मान के चलो एक स्टेट में जो है लोग ज़्यादा कमाते हैं, दूसरे स्टेट में कम कमाते हैं, तो क्या है? इनइक्वालिटी है वहाँ पे। एक स्टेट में रोजगार के चांस ज़्यादा हैं, जैसे अब बिहार से जो लोग हैं वो काम करने के लिए आते हैं पंजाब में, हरियाणा में, ये धान लगाने के लिए आते हैं, मंडियों में काम करने के लिए आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे काम करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है। वहां पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, इतना डेवलप नहीं किया गया है बिहार को, तो इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन आ सोसाइटी। इनइक्वालिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इनकम इनइक्वालिटी और एक होती है वेल्थ इनइक्वालिटी। ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्राइमरली बिलोंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी और इनइक्वालिटी विद इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है भाई? किसी भी इकोनॉमी में या फिर इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस क्या है, कितनी इनइक्वल चीजें हैं। This study is conducted by quantifying variables such as income, wealth, spending that are dispersed. Dispersed का मतलब होता है distributed throughout a specific population and a geographical region. जो ये स्टडी है कैसे कंडक्ट की जाती है? क्वांटिफाई, क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है? जो चीजें मतलब कि सर्टेन नहीं है ना, जो नंबर्स में जो देखनी चाहती है उनको नंबर्स में लेके आना। आपको क्या करना है? क्वांटिफाई करना है। कैसे? वेरिएबल को, इनकम को, वेल्थ को, स्पेंडिंग को। वेल्थ मतलब होते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको वेल्थ बोला गया है यहाँ पे। इनकम, इनकम तो पता ही है आपको, जो इनकम होती है, सैलरी वगैरह होती है, पैसा होता है लोगों के पास वो। स्पेंडिंग जो कि एक्सपेंडिचर होता है चीज़ों के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं वो। तो ये क्या चीज़ के डिफरेंस को क्वांटिफाई करेगा? इनकम, वेल्थ और स्पेंडिंग में जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में या जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। मान के चलो एक पंजाब है, एक बिहार है, उसमें देखेंगे कि हम इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, क्या डिफरेंस है उसमें, उसको क्वान्टिफाई करेंगे, उसको क्वान्टिटी में लिखेंगे। वेल्थ में देखेंगे कि कितने रिसोर्सेज हैं पंजाब में, कितने बिहार में रिसोर्सेज हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। स्पेंडिंग, पंजाब के लोग कितना स्पेंड करते हैं, एक एवरेज सा जो खर्च कितना है एक आम व्यक्ति का पंजाब में, और हरियाणा में या फिर बिहार में कितना है वो। और दोनों का क्या कर रहे हैं हम? कंपैरिजन कर रहे हैं, जियोग्राफिकल हिसाब से कर रहे हैं हम। क्योंकि जियोग्राफिकल क्या होता है? एक तरीके से जगह, अलग अलग जगह के हिसाब से या फिर स्पेसिफिक पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर मान के चलो मैं अगर पंजाब का ही करूँ, पंजाब में अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ भी हो सकता है एक स्पेसिफिक पार्ट को लेकर के, एक स्पेसिफिक पार्ट और दूसरा स्पेसिफिक पार्ट, दोनों का आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों में इनइक्वालिटी कितनी है। अब पंजाब में अगर रोजगार देखा जाए तो लुधियाना, जालंधर, ये पटियाला, चंडीगढ़, इस साइड में रोजगार ज़्यादा है। और अगर हम ये साइड अगर ही हमारी अगर संगरूर साइड आ गई, संगरूर में मान चला, या फिर रूरल एरिया आ गया, अगर ये जो गांव का एरिया आ गया, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे रोजगार कम है, इनइक्वालिटी है रिसोर्सेज में, इनकम में। तो इनकम इनक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसी को बोला जाता है कि द इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन अ सोसाइटी। ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भैया ये एक इशू है, ये कॉन्टेम्परेरी इशू है ये भी, क्योंकि हर जगह जो है कॉमन तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो रिसोर्सेज को इक्वल तरीके से नहीं बांटा गया है। हर जगह जो है प्लांट जो है, फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज हैं, वो सेम तरीके से नहीं लगी हैं। अब हम ही देख लो, हमारे आसपास देख लो, अगर टोहाना में देखें, टोहाना में हॉस्पिटल वगैरह
ज़्यादा हैं, और कई बार अगर हम गाँव वगैरह में देखें, गाँव में वगैरह में है कि भी को नहीं। तो इनकम इनक्वालिटी है वो, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं कहीं एक जगह पर ज़्यादा लगाए गए हैं, इसलिए वो जो एरिया है वो डेवलप ज़्यादा हो गया उस वजह से। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। उसके बाद अगला है द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन ये क्या है? ये है महामंदी। महामंदी, जी हाँ, महामंदी। उन्नीस यह महामंदी अमेरिका से शुरू हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन। इसके बारे में एक पॉइंट और भी है आगे, स्टॉक मार्केट क्रैश, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। ग्रेट डिप्रेशन देखो यहाँ पे आया है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। अमेरिका में क्या हो रहा था, ये 1929 से महामंदी शुरू हुई थी। पहले की बात है, 1929 से 1929 से पहले की बात है भैया। जो स्टॉक मार्केट है ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी स्टॉक मार्केट अमेरिका के अंदर। और लोग बिना कुछ सोचे समझे, जिसको स्टॉक मार्केट का ऐसे भी नहीं पता था, वो भी भाई आंख बंद करके स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगा रहा था। मतलब एक ट्रेंड सा बन गया था स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना, कि हाँ सबसे सेफ है, सबसे ज्यादा इनकम आएगी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लगा दो। इस वजह से क्या हो गया था, अननेसेसरी जो कंपनी के जो शेयर थे ना, वो उनकी उनके जो प्राइसेस है वो बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। इतनी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं थी, इतने जो उनके शेयर्स के प्राइस बढ़ गए थे, कई गुना शेयर्स के जो प्राइस बढ़ गए थे, बढ़ गए थे। तो क्या हुआ, वो धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस साइकिल पढ़ा था कि इकोनॉमी पहले क्या करती है, एक्सपांड करती है, फिर पीक पर पहुंचती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन करती है। धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, प्राइसेस लोग खरीदते गए, खरीदते गए, फिर शेयर्स को खरीदते गए, इन्वेस्ट करते गए पैसा उसका अंदर पूरा। तो क्या हो गया, धीरे धीरे जो कंपनियां हैं वो दिवालिया होने लगी। जब एक शेयर के प्राइस बढ़ गए तो क्या हो गया, शेयर की वैल्यू ज्यादा है लेकिन कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है नहीं कि उनको पे बैक कर सके, उनको रिटर्न दे सके इतने। तो धीरे धीरे वो ग्रोथ कम हो गई। ग्रोथ कम होगी तो फिर क्या हो गया, फिर वो धीरे धीरे डाउन होने लग गई ग्रोथ वो। और 1929 में वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। बहुत सारी कंपनियां जो बबल ब्रस्ट, मन की एक तरह से गुब्बारा होना और वो फूट जाना, ऐसे हवा निकल गई पूरी की पूरी इकोनॉमी की। जो स्टॉक मार्केट था पूरा का पूरा, जो इसका अमेरिका का, वो क्या कर गया, क्रैश कर गई भैया। पूरी स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर गई। उसकी वजह से क्या हो गया, लोगों में अनसिक्योरिटी फैल गई। ये पैसा इनसिक्योर नहीं है, लोग पैसा निकालने लग गए बैंकों के पास भी। अब जो बैंकों के पास जो पैसा था, लोग उसके लिए सोच रहे थे कि हमें हमारे पास लिक्विड मनी होना चाहिए। इतना डर फैल गया लोगों में कि भैया नहीं तो पैसा डूब जाएगा, लिक्विड मनी होना चाहिए हमारे पास। तो लोग क्या करने लगे, जो उनका पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ था उन्होंने, वो बैंकों से निकालने लग गए। अब बैंकों के पास इतना लिक्विड मनी होता नहीं कि भैया, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं ना कि सारे ही लोग एकदम से अपना पैसा निकालने लग जाए। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग जमा करवाते हैं पैसा, उसको क्या करता है बैंक, फिर आगे कंपनियां वगैरह को, जो लैंडर, जो मतलब कि जो बोरोवर होते हैं, उनको क्या कर देता है, लोन दे देता है, लोन के रूप में। अब जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई तो बिजनेस डाउन हो गई, लोगों के पास पैसा बचा नहीं, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई। परचेसिंग पावर कम हो गई तो लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया चीज़ों की। जो ऐसे प्रोडक्शन हो रखे थे उनकी जो सेल नहीं हो रही थी, सेल ना होने की वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा था उनका, और प्रॉफिट ना होने की वजह से जो उन्होंने लोन ले रखे थे बिजनेस ने, बिजनेस जो है लोन पे बैक नहीं कर पा रहे थे बैंक्स को। तो बैंक को दोहरी मार पड़ी, एक तो लोन वापस नहीं आ रही है उनके, और दूसरा लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी लिक्विड मनी की, जो डिपॉजिट करवाया हुआ है। तो धीरे धीरे क्या हो गया भैया, अमेरिका के अंदर उस टाइम 8,000 बैंक अमेरिका के फेल हो गए। इतनी ग्रेट डिप्रेशन था उस टाइम का कि अमेरिका के 8,000 बैंक फेल हो गए इस चक्कर में। पूरी की पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई पूरी उस टाइम, मंदी फैल गई, सारे बिजनेस ठप हो गए। ये जो इकोनॉमी, जो ये ग्रेट डिप्रेशन, इसलिए इसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे अमेरिका से स्टार्ट हुआ था और पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। 1929 से 1933 तक ये ग्रेट डिप्रेशन रहा था।
और उसके बाद फिर इकोनॉमी में दोबारा से क्या होना शुरू हुआ, एक्सपांसन होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, मतलब कि 1929 से 1933 तक जो इकोनॉमी है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते करते ऐसे नीचे आ गई, डिप्रेशन में आ गई। और फिर 1933 के बाद से दोबारा से जो क्या किया, इकोनॉमी ने बूस्ट होना शुरू किया। उस टाइम पे जो वर्ल्ड वार 2 होने वाला था, और जो अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्मी में बहुत ज़्यादा पैसा, मिलिट्री में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। उस वजह से क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुए दोबारा से, इकोनॉमी में पैसा आया, और दोबारा से फिर इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी ग्रो होना शुरू हुई। इसकी एक पूरी मतलब डिटेल्स में सारी बातें हैं, अगर जानना चाहो तो जानना जरूर इसके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और अगर मैं पॉसिबल हो पाया तो इसमें मैं क्या करूँगा, वीडियो इसमें लास्ट में एक वीडियो प्ले कर दूंगा मैं यूट्यूब से, देखेंगे। पहले इसको समझ लेना। तो उस टाइम पे जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, मतलब ग्रेट डिप्रेशन मतलब होना कि पूरे मंदी छा जाना, किसी चीज़ की डिमांड ना होना, प्रोडक्शन कम हो जाने। प्रोडक्शन कम होंगे तो भैया लेबर उनके पास एक्स्ट्रा है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उनकी जो सैलरी आती थी, उनके जो पैसा आता था, उनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, अब चीज़ें ही नहीं खरीदेंगे, वो परचेसिंग पावर डाउन होगी उनकी। परचेसिंग पावर डाउन होगी, चीज़ों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, दोबारा से फिर वही साइकिल चलता जाएगा, और इस तरीके से इकोनॉमी में डिप्रेशन आता चला जाएगा। अमंग द हिस्टोरिकल इवेंट दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका, 3 आर पार्टिकुलरली नोटेबल। देखो, अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसे तो बहुत सारे जो इवेंट आए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट, जिसने अमेरिका की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अफेक्ट किया है बहुत ज़्यादा। लेकिन उनमें से जो 3 इवेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है इकोनॉमी को, वो कौन से थे? वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, सिविल वार, एंड द ग्रेट डिप्रेशन। ये 3 इवेंट ऐसे थे जिसने क्या किया, अमेरिका की इकोनॉमी को बिल्कुल हिला के रख दिया था। The years of the depression were characterized by significant suffering and vast transformation। और जो डिप्रेशन के जो ईयर थे ना, वो कैसे करेक्टराइज किए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया है लोगों ने, एडवर्सिटी थी, एक्सटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया लोगों ने, सहा है उस मंदी को, बिजनेस ठप पड़ गए थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था। और क्या हुआ, वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इकोनॉमी में, बहुत बड़ा बदलाव आया इकोनॉमी में उस टाइम। इसलिए द ग्रेट डिप्रेशन क्या है, वो आज भी क्या है, कॉन्टेम्प्रेरी इशू है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। डिप्रेशन देखो क्या होता है, यदि किसी भी अब पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड डिप्रेशन पता है इसकी एक क्वालिटी क्या होती है, मंदी की। अगर किसी एक कंट्री में शुरू हो जाएगा ना ये, तो धीरे धीरे करते करते ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड के जरिए सारे जो हैं कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर एक देश में मंदी फैले ना, एक इकोनॉमी में, तो वो धीरे धीरे करते 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 पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। इसलिए जो द ग्रेट डिप्रेशन में जो है, वो आज भी क्या है, कॉन्टेम्प्रेरी इशू बना हुआ है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर, ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद 4th पॉइंट है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हाँ जी, हाइपर इन्फ्लेशन रेफर टू द एन एक्सट्रीमली हाई एंड टिपिकल एक्सेलरेशन इकोनॉमिक इन्फ्लेशन रेट। एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन रेट मतलब कि भैया ये इन्फ्लेशन जितनी महंगी चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल महंगी से महंगी होना चीजों का, सारी चीजें महंगी हो जाना। हाइपर इन्फ्लेशन रेफर टू द रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन प्राइसेस। प्राइसेस में कंट्रोल ही नहीं है, रैपिड बहुत तेजी से जो है, और अनकंट्रोल्ड तरीके से प्राइस जो है बढ़ते ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं। टिपिकली ओकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। और जहाँ पे ये ज़्यादातर कब होता है, ये जब जिस देश में पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में, श्रीलंका में चीज़ें देखो कितनी महंगी है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, जब महंगाई होगी तो क्या होंगे, लोग आवाज़ उठाएंगे गवर्नमेंट को कहेंगे चीज़ें महंगी है, महंगी, आवाज़ उठाएंगे, इंस्टेबिलिटी होगी सोशली, गवर्नमेंट को हिला के रख देंगे वो, इसलिए पॉलिटिक्स भी इंस्टेबल हो जाएगी वहाँ पे। इसलिए मोस्टली पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी के टाइम पे क्या हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है।
सच एज द केस ऑफ जर्मनी इन 1920, और 1920 में जर्मनी में ऐसा केस हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन। मान के चलो जो आपके ये जो हैं आलू हैं, टमाटर हैं, इनके मान के चलो आलू हैं, या फिर और जैसे नमक है, जो अपने आम डेली चीज़ें हैं उनके प्राइस, अब मान के चलो जो नमक है, नमक आपको 500 रुपये किलो मिले, बोलो। चीनी है, चीनी आपको 700 रुपये किलो मिले, जो डेली यूज की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो जाएंगी इतनी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन में। ठीक है, उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब, इन्फ्लेशन एल्यूट्स, एल्यूट्स का मतलब होता है सिग्नल देना या साइन किसी चीज का। इन्फ्लेशन साइन टू द स्पोर्टेड एक्सपांशन इन द जर्नल वैल्यू लेवल ऑफ द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमी थ्रू आउट सम अनडिफाइंड टाइम फ्रेम। किसी एक अनिश्चित टाइम में जो सर्विसेज और जो गुड्स है ना उनके प्राइस बढ़ जाना, उनमें जर्नल प्राइस लेवल है जो मतलब कि जर्नल लगभग हर चीज के प्राइस जो है बढ़ जाना, वो होता है एक्सपांसन, मतलब कि वो होता है इन्फ्लेशन। इन फाइनेंशियल मैटर इन्फ्लेशन एल्यूड टू मेंटेन्ड एंड सिग्निफिकेंट राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन इज द एंटीथीसिस ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन। अब इसमें क्या होगा, वाइड स्प्रेड डिक्रीज इन द प्राइसेस, और क्या होगा, हर जगह जो चीजों के प्राइस है वो कम हो जाएंगे, वो होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन रेफर टू अ मॉनेटरी कंडीशन पोर्ट्रेड बाय अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एवरेज प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी एंड सैलरीज, वही सेम बात है। दिस हैज ए पार्टिकुलरली सर्व इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल विद फिक्स और अनरिस्पॉन्सिव इनकम सच एज रिटायरीज। देखो, जो इन्फ्लेशन की वजह से सबसे ज्यादा जो लोग, जो लोगों का तबका जो है वो इफेक्ट होता है, वो होता है जिनकी इनकम फिक्स है, जिनके पास फिक्स इनकम के रिसोर्स हैं। ठीक है, अब इनकम तो उनकी फिक्स है, मान के चलो इनकम 10,000 रुपये है, पहले 10,000 रुपये में मेरा घर का सारा राशन आ जाता था, मैं पैसे बचा भी लेता था, सेविंग भी कर लेता था। लेकिन महंगाई बढ़ गई, अब क्या है, 10,000 रुपये में मेरा जो है घर का सामान सामान राशन तक भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मेरी इनकम तो फिक्स है। तो जिन लोगों की इनकम फिक्स है या अनरिस्पॉन्सिव इनकम है, जिनकी जो रिस्पॉन्ड नहीं करती है इन्फ्लेशन के साथ, वो लोग सबसे ज़्यादा तंग होते हैं। जैसे रिटायरी होते हैं, जो रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट में जो पेंशन वगैरह मिलती है उनको, तो वो तो फिक्स होती है कि हर महीने तुम्हें इतनी मिलेगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी क्या है, एक टेम्परेरी इशू है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। ओके सर, यहाँ तक समझ में आया? लेक्चर ना पूरा देख लिया भाई साहब, चीज़ें सारी समझ में आओ चाहे ना आओ, वैसे तो समझ में आ जाएंगे, इसमें समझने वाली बातें कुछ नहीं। ठीक है, फिर भी पूरा पढ़ लिए, नू ना चक्कर में रही मैं फेर लाऊंगा क्लास, जो भी टाइम मिला जिस भी टाइम मिला है ले लिए, ये तो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। उसके बाद है पुअर्टी। पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी। द नोशन रेफर टू एन ऑब्जर्वेबल रियलिटी डेट, नोशन होता है धारणा। इस धारणा से मतलब क्या है, एक ऑब्जर्वेबल रियलिटी, एक रियलिटी से जुड़ी हुई है, जैसे कि अप्लाइज टू बोथ वर्ल्ड एज होल एंड स्पेसिफिक सोसाइटीज। जो पुअर्टी होती है, जो गरीबी होती है, वो एज ए वर्ल्ड भी हो सकती है और स्पेसिफिक सोसाइटीज में भी हो सकती है। ऑल्दो इट्स इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्ट टू डिसएग्रीमेंट, लेकिन जो इसका इंटरप्रिटेशन है, इसको समझ पाना, इसको डिफाइन करना, वो अलग अलग हो सकता है कि पुअर्टी किसी जगह पे अलग टाइप की पुअर्टी है, किसी जगह पे अलग टाइप की पुअर्टी है। ऑल्दो इट्स इंटरप्रिटेशन, इसको समझ पाना इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का, असहमति का सब्जेक्ट है ये, क्योंकि भैया एक जगह पे किसी अलग तरीके की प्योरिटी है, दूसरे पे अलग तरीके की, ये तो लोगों में असहमति रहती है कि भैया ये प्योरिटी है या ये प्योरिटी है। इसको इंटरप्रिटेशन करने में, समझने में इसको। द डेफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी डिटरमाइन व्हाट इज कंसिडर्ड पुअर। जो पुअर्टी की डेफिनेशन है और मेजरमेंट है जो पुअर्टी की, वो क्या डिटरमाइन करते, वो डिटरमाइन करते हैं कि भैया किसको पुअर कहा जाएगा। ठीक है, किसको पुअर कहा जाएगा, वो
वो क्या करते हैं, जो पुअरिटी का डेफिनेशन है और मेजरमेंट है वो डिफाइन करेंगे कि किसको पुअर कहा जाए। यहाँ पे हु आना चाहिए था बट की जगह आई थिंक हु इज कंसिडर्ड पुअर। सातवां पॉइंट है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब जब हम किसी एक बंदे से पैसा ना लेकर के पब्लिक से पैसा कलेक्ट करें अपने यूज के लिए, अपने बिजनेस के लिए। पब्लिक डेट रेफर टू द फाइनेंशियल ओब्लिगेशन। फाइनेंशियल ओब्लिगेशन का मतलब क्या है, जो आपको पे करना है, जो आपको निभानी है ऐसी जिम्मेवारी। फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय जिम्मेदारी। ओब्लिगेशन क्या होता है, जिम्मेदारी होती है। फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, पैसे से रिलेटेड है जो। पब्लिक डेट रेफर टू द फाइनेंशियल ओब्लिगेशन डेट अ कंट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट ओज टू इट्स डोमेस्टिक सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन क्रेडिटर्स। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की फाइनेंस ऐसी फाइनेंशियल ओब्लिगेशन जो कि उसके जो डोमेस्टिक सिटीजन है उनके प्रति, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रति, और जो फॉरेन क्रेडिटर हैं उनके प्रति। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या है, पैसा लिया है किससे, सिटीजन से, इंस्टीट्यूशन से और फॉरेन क्रेडिटर से। इंस्टीट्यूशन कैसे, जैसे बैंक वगैरह हो गई, या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं जो क्रेडिट देती हैं आपको, जो लोन वगैरह देती रहती हैं। ठीक है, ऐसे। तो क्या किया है, जब हम शेयर इशू ना करके क्या करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक से पैसा जो है लेते हैं, वो बोलते हैं पब्लिक डेट बोलते हैं उसको। ओके। फॉरेन क्रेडिटर कौन होते हैं, जब हमने जहां से हमने, अगर हमारे देश से बाहर से किसी से हमने पैसा लिया है, वो क्या हो, कौन होते हैं, फॉरेन क्रेडिटर होते हैं वो। ठीक है। तो पब्लिक डेट भी क्या है, एक कॉन्टेम्परेरी इशू है। उसके बाद आठवां है रिसेशन। रिसेशन का मतलब मंदी। A recession is a period in the economy characterized by a prolonged decline। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, नीचे आना, डिक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, परचेजिंग। ठीक है, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, ट्रेडिंग। तो इनके इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कमी आना, डिक्लाइन आना, वो होती है रिसेशन। लास्टिंग एट लीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। और ये रिसेशन होती है, जो मंदी होती है, वो कम से कम 2 क्वार्टर तक तो रहेगी ही। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और 2 क्वार्टर में 6 महीने होते हैं, लगभग लगभग। यानी कि 6 महीने तक अगर एक बार मंदी आ गई मार्केट में, तो वो 6 महीने तक यानी 2 क्वार्टर तक रहेगी ही रहेगी। ठीक है। The slowdown is a result of elevated unemployment level above its natural rate and sharp decline in real output। जो ये मंदी आई है किसकी वजह से आई है, वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की वजह से आई है, अबव इट्स नेचुरल रेट। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसकी वजह से ये मंदी आई है। एंड अ शार्प डिक्लाइन इन द रियल आउटपुट। जब जीडीपी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मंदी ही आएगी भाई। अब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड ही नहीं करेंगे। डिमांड ही नहीं करेंगे तो आप प्रोड्यूस ही नहीं करोगे, प्रोड्यूस कम करोगे। ठीक है, ये होती है रिसेशन। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट क्रैश 1929, वही आ गया। द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ अक्टूबर 29 1929 and the subsequent Great Depression were so unexpected and devastating to the majority of Americans that first effort to illustrate their origins to either solar activity or ancient predictions। वो क्या थी, बहुत ज़्यादा हर अनएक्सपेक्टेड थी जो ये क्रैश हुआ था स्टॉक मार्केट का 1929 में अमेरिका के अंदर। और जो ग्रेट डिप्रेशन था, किसी को अंदाजा तक नहीं था कि भैया इतना ऐसा इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती है और इतने लंबे टाइम तक जा सकती है। क्योंकि 1929 से 1933 तक देख लो आप, 4-5 साल का ये पीरियड था, ये बहुत दर्द भरा था, ये काफ़ी हार्मफुल था, ये नुकसान पहुंचाने वाला पीरियड था ये इकोनॉमी को। और अमेरिकन का क्या क्या उन्होंने किसको इसको दोषी ठहराया इस डिप्रेशन के लिए, आइदर सोलर एक्टिविटीज को और एंशिएंट प्रेडिक्शंस को, जो पहले भविष्यवाणी हुई थी, और जो आइदर सोलर एक्टिविटी जो हुई थी उस टाइम पे, उनको क्या किया, दोषी ठहराया इन चीज़ों के लिए।
द मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन दैट फर्स्ट एफर्ट टू इलोटिसेट होता है किसी को दोषी ठहराना, किसी को डिफाइन करना, किसी को बताना किसी के बारे में। देयर ओरिजिन यानी कि जड़, जो इनकी ये डिप्रेशन की जड़ कहाँ से हुई कि ओरिजिन टू द आइदर सोलर एक्टिविटी की वजह से या फिर एंशिएंट प्रेडिक्शंस के कारण हुआ है। ये पहले प्रेडिक्शन हो चुकी थी। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, स्टॉक मार्केट क्रैश समझ लेना बस, जो मैंने बताया है बस। इसके बारे में जो अगली लाइन अगर समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ये दोनों क्या हुए थे, एक साथ ही हुए थे। दोनों अनएक्सपेक्टेड थे और हार्मफुल थे काफ़ी ज़्यादा, बस। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट बिकम अ सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट ऑफ सोशल रिसर्च ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वाइड स्प्रेड जॉबलेसनेस इन द 20th सेंचुरी। देखो 20th सेंचुरी में बेरोजगारों के लिए जो बेरोजगारी एक रिसर्च का टॉपिक और सब्जेक्ट बन गई थी। एज इट इमर्ज विद द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन पेड वर्क, क्योंकि पहले क्या होता था, देखो उससे पहले बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोग पैसे लेके काम करने वाले सिस्टम पर डिपेंड हो गए कि भैया काम तभी करेंगे जब आप हमें पैसे दोगे, हो गए। तो स्टार्टिंग में तो चलो पहले तो क्या था कि बार्टर सिस्टम होता था। जब बार्टर सिस्टम से इमेजिन करो, जब ये लोगों ने पैसा मांगना स्टार्ट किया होगा तो कितना वो लगा होगा, जो जिसने काम करवाया है कि दूसरे से, तो वो तो रेडी नहीं थे उनको पैसे देने के लिए। तो उस वजह से क्या हुआ कि हम, अगर तुम्हें पैसे चाहिए काम कराने के लिए एक काम करो, हम तुमसे करवाएंगे इनकम। इस वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। इट बिलोंग टू द बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिसीविंग कंपनसेशन फॉर वर्क। कंपनसेशन मिलेगा ही नहीं आपको काम के लिए, ये से जुड़ा हुआ था ये। Although there were ongoing debate on its definition and method of measurement, और जो कंपनसेशन था, अभी बताओ कि वर्क के लिए क्या कंपनसेशन होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जो इसकी क्या डेफिनेशन है कंपनसेशन की और मेथड क्या है मेजरमेंट के, उनके ऊपर जो है आज भी डिबेट चलती है। ठीक है, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे 10 इशू, कौन से, कॉन्टेम्परेरी इशू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, हाँ जी सर। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर। ये टॉपिक बहुत ऐसा है, समझने में आए बिल्कुल आसान है, अगर ना समझ में आए तो मुश्किल है। फिर भी कोई बात नहीं, हम समझेंगे इसको। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो हम ना समझेंगे इसको। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, जो एक्सचेंज रेट वो मतलब कि डिटरमाइन कैसे होता है। देखो ये मान के चलते हैं हम, जो ये ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है। जहां पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा वहीं पे जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो डिफाइन हो जाएगी कि अब इतनी है, फॉरेन रेट एक्सचेंज मतलब कि इतनी है। जहां पे भी ये ई हो जाएगा, ई कहाँ पे होगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इक्वल होंगे जहां पे, वहां पे। अब अगर हम मान के चलें कि जो ये फॉरेन रेट का जो ये प्राइस है ना, अगर इसको ये अगर हम पहले सप्लाई के साथ खेलते हैं हम, यदि इसकी सप्लाई बढ़ा दी जाए, किसकी, फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज की, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेंगे, हमने देखा है हमेशा सप्लाई वाला चैप्टर देना, शायद अगर याद हो 12वीं क्लास में पढ़ा था आपने कि जब चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं ना तो उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, क्योंकि क्या चाहते हैं लोग। अब अगर जीरियाँ तो सबसे सीधा एग्जाम्पल, अब लोग जीरी घर अपना स्टोर कर रहे थे, रख रहे थे, बेची को नहीं। जब प्राइस बढ़े तो लोगों ने क्या किया, सप्लाई बढ़ा दी, मंडी में ले गए ताकि उन्हें हाई रिटर्न मिले। उसी तरीके से यदि इसके प्राइस बढ़ा दी जाए, ये रेट बढ़ा दी जाए फॉरेन एक्सचेंज की, तो क्या हो जाएगा, इसकी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, डिमांड ये सेम ही रहेगी। आपको ध्यान में रखना है कि डिमांड कर्व हिलेगा नहीं, सिर्फ प्लस सप्लाई कर्व हिलेगा। सप्लाई ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब कि जो सप्लाई कर्व है ना, अगर इसको बढ़ाना है तो ये मतलब कि यहाँ पे अगर इसको ऊपर ले गए यहाँ पे तो ये बढ़ेगी, और यहाँ पे ले गए तो ये घटेगी। ठीक है सर।
यदि इसका प्राइस हमने बढ़ा दिया तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने से क्या हो जाता है, एक बात भी हो जाती है, जिससे इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, उसकी डिमांड कम होती है, तो उसके प्राइस धीरे धीरे गिरने लगते हैं भैया। और धीरे धीरे गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस यहीं पहुंच जाएंगे जो प्राइस बढ़े थे, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा कर दिया आपने। डिमांड कम है और सप्लाई आप ज़्यादा दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिमांड कम है उसकी, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस कम होने होंगे, लोग रेडी ही नहीं होंगे उसको लेने में, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके प्राइस कम हो जाएंगे और दोबारा से उसी पॉइंट पर फिर आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब मान के चलो हमने प्राइस के कम कर दिए, प्राइस कम कर दिए, अब कम प्राइस पे लोग कम बेचना चाहते हैं। अब मान के चलो अपना जेरी वाला एग्जाम्पल ले सीधा सा, अब जिस टाइम रेट घट थे तो आपने सोचा कि भाई ना आप नहीं बेचते, आप फिर बच्चा ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज की अगर कम कर दी, तो जो करेंसी है फॉरेन करेंसी वो कम अवेलेबल रहेगी, कम अवेलेबल रहेगी। अगर मान चलो ये इस पॉइंट पे आ जाती है, तो ये रहा R1 और Q1 इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट में क्या होगा सर, सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड होगी ज़्यादा। जहां पे भी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वहां पे प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई उसकी कम होती है, उसके प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और ये जो प्राइस हमने कम की है, ये धीरे 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 बढ़ते 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 यहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा से फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा ये, जहाँ डिमांड सप्लाई दोबारा से फिर इक्वल हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन नीचे ड्रॉ करी गई है, तो ये क्या है, ये एक्सेस डिमांड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक्सेस सप्लाई है इस एरिया में। क्योंकि हमने अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और अगर प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि उसका डिमांड का और प्राइस का आपने देखा है क्या रूल होता है कि अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सेस डिमांड होगी यहाँ पे, और इस एरिया में एक्सेस सप्लाई होगी। इनको हम आगे अकेले अकेले पढ़ने वाले हैं। इसमें से जो ये वाई एक्सेस है, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है नीचे एक्स एक्सिस पे। ओके सर, आ जाओ नीचे पढ़ते हैं इसको क्या बोला है मैंने। करेंसीज ऑफ वेरियस नेशंस, हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज pertain to the trading of different currencies from different countries। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, अलग अलग कंट्री की करेंसी जो है ट्रेड होती है, वो ट्रेडिंग होती है उनकी। एज एन इलस्ट्रेशन, द इंडियन रुपी सर्व एज द ग्लोबल करेंसी फॉर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के लोगों के लिए तो क्या है, वो ग्लोबल करेंसी है, एंड कैन बी यूटिलाइज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद इन द कंट्री में तो वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूज हो सकती है। Within the country, however the Indian rupee is not accepted as a form of currency outside India। भैया आउटसाइड इंडिया तो ये थोड़ी एक्सेप्ट होगा, ये पैसा आपका अमेरिका में थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे पैसे को। इन इंडिया द करेंसी यूज्ड इन अदर नेशंस इज कंसिडर्ड फॉरेन करेंसी। इन इंडिया द करेंसी यूज्ड इन अदर नेशंस, जो दूसरे नेशंस में जो करेंसी यूज होती है इंडिया के लिए, वो क्या है, फॉरेन करेंसी है। Hence, in the context of global commerce, the local money is transformed into a foreign currency। इसलिए अगर आपको व्यापार करना है, ग्लोबल कॉमर्स करना है, तो आपको लोकल मनी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, किसमें, फॉरेन करेंसी में। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस, व्हेन समवन गोज ऑन वैकेशन टू न्यूयॉर्क, दे आर अनेबल टू यूटिलाइज द इंडियन रुपी फॉर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन न्यूयॉर्क में थोड़ी चलेगा पैसा, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू रिसाइड देयर द इंडिविजुअल मस्ट एक्सचेंज द इंडियन रुपी फॉर US डॉलर।
उनको क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपये के बदले उन्हें यूएस डॉलर लेने पड़ेंगे। हैंस इट इज क्रूशियल टू असरटेन, इसलिए ये जरूरी हो जाता है ये जानना, द एक्सचेंज रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन मनी। उस रेट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस रेट पर डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है फॉरेन करेंसी में। ठीक है, द टर्म यूज टू रेफर द टू दिस प्राइस इज द एक्सचेंज रेट, उसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर टू द मार्केट वेयर द डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसीज, ऐसी मार्केट जहां पे डोमेस्टिक करेंसी के बदले आपको फॉरेन करेंसी दी जाती है वो होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये उन्होंने कुछ रेफरेंस दिया किस चीज की। द फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू द कॉस्ट expressed in domestic currency of purchasing 1 unit of a foreign currency। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, द कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है जो कि आपको डोमेस्टिक करेंसी में देनी पड़ रही है, लग रही है आपको, जो ये कॉस्ट डोमेस्टिक करेंसी में लग रही है क्या करने के लिए, फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को खरीदने के लिए आपको डोमेस्टिक करेंसी में जितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है वो होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझे, आपकी डोमेस्टिक करेंसी रुपी है तो $1 लेने के लिए, यानी फॉरेन करेंसी क्या है, डॉलर एक तरीके से मान लेते हैं, तो आपको $1 खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वो जितने खर्च हुए वो कॉस्ट है, और उस कॉस्ट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान के चलो पहली बात तो मान के चलो बोल रहा हूँ, $1 85 के बराबर है एग्जाम्पल के लिए, तो आपके लिए जो वो 1 यूनिट खरीद दिया आपने, फॉरेन एक्सचेंज रेट अब क्या बोलोगे आप, 85। क्यों, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की 85 यूनिट के बदले आपको फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट मिलेगी। ठीक है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आपकी करेंसी की, फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट के लिए आपकी डोमेस्टिक करेंसी की कितने यूनिट आपको जो है चुकानी पड़ रही है, पे करनी पड़ रही है, वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द करेंसीज ऑफ वेरियस नेशंस, और इससे क्या होता है, बहुत सारे जो आपस में जो देश ट्रेड कर रहे होते हैं उनकी जो करेंसी है उसमें जो है रिलेशनशिप बिल्ड होती है, कनेक्शन बिल्ड होता है, allowing for the comparison of pricing on a global scale, global level पर। For instance, if you need to purchase 1 unit of currency in dollar, the cost एग्जाम्पल लिया, मान के चलो 60 रुपये पहले एग्जाम्पल है, ये जो भी अमाउंट रखो ये एग्जाम्पल ही समझो इसको, द कॉस्ट इज 60 रुपये, अगर आपको 60 रुपये के बदले $1 मिल रहा है तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, वो 60 रुपये है। ठीक है, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज गवर्नड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है डिसाइड कैसे होती है, किसने डिसाइड किया कि हमारे 85 रुपये और उनका $1, किसकी हिम्मत हुई है डिसाइड करने की कि हम तो इतना दें और वो एक ही देंगे। तो भैया ये होता है एक्सचेंज रेट, ये होता है जो मार्केट के इंटरप्ले होते हैं, मार्केट फोर्सेस होते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स होते हैं उनके द्वारा, कि किसी देश में किसी दूसरे फॉरेन कंट्री की करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसके बेस पे जो ये जो रेट है डिसाइड होती है। द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज गवर्नड बाय द इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट। Below this equilibrium is achieved when the amount of foreign exchange sought is equal to the amount of foreign exchange supplied। जो जितना डिमांड हुआ है और जितना सप्लाई हुआ है जब वो बराबर होते हैं, मतलब कि जितनी डिमांड है अगर उतनी ही सप्लाई हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है, और वही उसकी वैल्यू होती है उस टाइम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। इन अदर वर्ड्स द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैचेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस पॉइंट पर क्या होता है, जो कि डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की वो उसकी सप्लाई को मैच करती है, या फिर सप्लाई जो है उसकी डिमांड को मैच करती है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई, जितनी सप्लाई उतनी डिमांड। ठीक है,
ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही डिसाइड करता है कि भैया जो उसकी फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी की, वो आपकी करेंसी के मुकाबले कितनी होगी कितनी नहीं होगी, वो रेट क्या होगी वो। ठीक है। फिगर शोइंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑब्जर्वेशंस, ये इस फिगर की बात हो रही है जो हमने समझी है अभी। इसके बारे में क्या बोला, द अबाउट डायग्राम क्लियरली इलस्ट्रेट दैट द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये हमने, ये वाई एक्सिस है, ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बता रहा है या फॉरेन एक्सचेंज रेट को बता रहा है, ये बता रहा है। और जो एक्स एक्सिस है वो बता रहा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नंबर पॉइंट है, द डीडी कर्व रिप्रेजेंट डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज विद अ नेगेटिव स्लोप व्हाइल एसएस कर्व रिप्रेजेंट सप्लाई कर्व विद अ पॉजिटिव स्लोप, दिस कर्व ओवरलैप एट पॉइंट ए। डीडी कर्व जो है ये डिमांड को दिखा रहा है, किसकी, फॉरेन करेंसी की, और एसएस दिखा रहा है फॉरेन करेंसी की सप्लाई को। और जिस पॉइंट पर दोनों ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो होता है पॉइंट ई का मतलब यानी कि इक्विलिब्रियम। क्या मतलब, इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट पर दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और वही उस टाइम की क्या होती है, करंट वैल्यू होती है, करंट रेट होती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हुआ है। पॉइंट ई रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर द डिमांड फॉर सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। मतलब कि जो ई है ये इक्विलिब्रियम, ये क्या है, बैलेंस को दिखाता है कि भैया इस पॉइंट पर जो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है और फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो दोनों बराबर हैं। इसीलिए आप क्या करो, यही प्राइस सेट करके रखो इसका। पॉइंट ई रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज ओ आर, ओ आर मतलब कि पॉइंट क्या दिखा रहा है कि भैया ये जो पॉइंट है आर पॉइंट है, ये रही इस टाइम यहाँ पे इसकी इतनी वैल्यू है, ये रेट है फॉरेन करेंसी की, ओ से लेके आर तक जो ये अमाउंट है। एंड द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वेस्टेड एंड सप्लाइड ओ क्यू, और जितनी जो डिमांड है उसकी, जो कि जितनी सप्लाई है, जो सप्लाई की गई है, वो ओ क्यू दर्शाता है कि इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी जो है सप्लाई होगी, तब जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। हाउएवर अ पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइज, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन जो है दिमाग में आता है, वो क्या होता है, व्हाट हैपन इफ द एक्सचेंज रेट डेविएट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, कि अगर क्या हो यदि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये ही ऊपर नीचे हो जाए, तो कि अगर क्या हो कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना यही ऊपर नीचे कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। केस वन, एक मिनट पानी पी लूं। हाँ जी, केस वन, जहां पे वही बात, क्या किया इसने, इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऊपर सेट कर दिया थोड़ा सा, कि इस पॉइंट यहाँ पे ले गए। एक मिनट मैं मार्क करके दिखाता हूँ। कैसा कलर देख, जहाँ जो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा भैया ये कलर, ये ले लेते हैं। ओके, अगर हमने एक्सपांड कर दिया इसके प्राइसेस को, इसकी सप्लाई बढ़ा दी, अगर हमने डिमांड और सप्लाई दोनों दो ही चीजें डिसाइड करेंगे, ये चीजें करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो हमने क्या किया, सिर्फ सप्लाई, डिमांड तो हमारे हाथ में है नहीं, सप्लाई हमारे हाथ में है। डिमांड तो हमारे हाथ में थोड़ी है भाई। अगर मान के चलो मैं वो चीज़ें अब जो ये फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज है, अब हम तो करते नहीं इसको डिसाइड, ये वही करते हैं फॉरेन करेंसी, उस हिसाब से जो डिमांड होती है उस हिसाब से कर लेते हैं, सेट कर देते हैं उसका प्राइस।
यदि उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी इसकी, मान के चलो सप्लाई बढ़ा के यहाँ तक कर दी, इस पॉइंट पर आ गई, तो और प्राइस ही बढ़ा दिया उन्होंने, एक्सपांड कर दिया प्राइस, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड तो इतनी ही है, डिमांड बदलेगी नहीं, डिमांड तो फिर आज भी वही है, लेकिन सप्लाई बढ़ा दी आपने। अगर सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड वही है, तो प्राइस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, वापस से फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगी। या फिर अगर आपने ऐसा किया केस 2 में, सप्लाई कम करके देख लेते हैं एक बार, सप्लाई कम कर दी, साथ में हमने प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम कर दिया, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो धीरे धीरे उसके प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वापस से फिर यही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चाहे सप्लाई को घटाओ बढ़ाओ, वो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट वही सेम टू सेम रहेगा, वापस से वही आ जाएगी घूम फिर के। हाँ जी, पढ़ लेते हैं हम केसेस को। बात ये जो ये बोल रही है यहाँ पे, यहाँ सारी चीजें बस वही हैं, इन्होंने बस थोड़ा सा इसमें अगर ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा उलझोगे, सीधा बस जो मैंने बोला है इतना ही समझो बस, इसको इतना ही काफ़ी है। बाकी खुद एक बार पढ़ लेना, खुद पढ़ने से ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, साथ साथ में जो डायग्राम है पहले वो ड्रॉ कर लेना, फिर उसको समझना कि क्या बोला है उन्होंने क्या नहीं। फ्लक्चुएशन इन करेंसी एक्सचेंज रेट, जो इसमें जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं भैया, करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ जी, आते रहते हैं। कैसे, किस तरीके से आते हैं, वो क्या प्रभाव पड़ता है उनका, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई में उतार चढ़ाव आने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ जी, शिफ्ट इन डिमांड, सबसे पहला केस हम पढ़ रहे हैं, शिफ्ट इन डिमांड, यानी कि डिमांड कर्व का शिफ्ट कर जाना। चेंज इन डिमांड कैन मैनिफेस्ट एज आइदर एन इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड, या तो डिमांड कम हो जाए या डिमांड ज़्यादा हो जाए, इससे फ्लक्चुएशन आ सकता है। हाँ जी, आ सकता है। या फिर शिफ्ट इन सप्लाई, या तो सप्लाई ज़्यादा हो जाए या सप्लाई कम हो जाए, इससे भी बदलाव आ सकता है। हाँ जी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही डिसाइड करेंगे कि क्या रेट रहेगी। हाँ जी, पहले हम बात करते हैं डिमांड के अंदर चेंज करके, कि क्या अगर डिमांड में चेंज आया तो कैसे चेंज आएगा इसमें। सबसे पहले, अब इसमें इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। द फिगर गिवन बिलो illustrate that shift in demand, that the y-axis represent the exchange rate while x-axis represent the demand and supply of foreign exchange। हाँ, डी डिनोट द डिमांड कर्व, ठीक है, वेर सप्लाई कर्व इज नोटेड एस एस, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है, देयर फॉर ई रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम ई रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब इसमें अलग क्या है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। रेफर बुक रेफर करो उसके लिए। देखो मैं बुक यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक मिनट, तुम्हें नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, अब बुक खोलनी है इसमें, इसलिए। हाँ, हो जाए भाई शुरू।
अरे नया टैब ओपन नहीं हो रहा। होगा होगा। हाँ जी, ये आ गई इनकी बुक। अब इसमें से डायग्राम देख लेते हैं इनका। ये वो डायग्राम है 5.4, 5.5 जी। कहाँ पे? ये रहा, सो डिमांड सप्लाई एक्सचेंज फिगर 5.4 तो मैंने ड्रॉ कर दिया था, 5.5 देखना है आपको। ये रहा सर वो, थोड़ा सा जूम कर ले इसको। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, डिमांड के अंदर चेंज करके देख रही है। सप्लाई कर्व बदलेगा नहीं, चेंज किसके अंदर हो रहा है अब, डिमांड के अंदर हो रहा है। ठीक है, यदि सप्लाई ही इतनी ही रही और डिमांड बढ़ी तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे E1 पर, E से E1 पर शिफ्ट हो जाएगा। और यदि सप्लाई इतनी ही रही और डिमांड कम हो गई तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे प्राइस, क्योंकि कम हो जाएंगे। डिमांड ही कम हो गई तो प्राइस भी कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे आ जाएगी R2 पर। और क्वांटिटी है उसके हिसाब से इसको मैच कर लेना, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी है, डिमांड ही तो कम होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर जो है डिमांड ज़्यादा थी, तो अगर ये डिमांड कर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्वांटिटी कम है प्राइस भी कम दिखेगा आपको, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब ये पॉइंट है, देखो कहाँ एक्सप्लेन किया इसके बारे में, शिफ्ट इन डिमांड। ओके, ये रहा। चेंज इन डिमांड कैन मैनिफेस्ट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। द फिगर गिवन बिलो इलस्ट्रेट दैट द शिफ्ट इन डिमांड, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द एक्सचेंज रेट। हाँ ये तो पढ़ लिया था हमने, ये रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो पढ़ लिया था हमने, बात आई थी यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड पे। ये रहा, द राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल कॉज अ चेंज इन द डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू DD1। देखो यदि डिमांड में राइज या फिर फॉल आएगा तो डिमांड कर्व ही बदल जाएगा, क्योंकि ये डिमांड इस यहाँ पे इस प्राइस वाली इस डिमांड कर्व पे पॉसिबल ही नहीं है। यदि आपका सप्लाई कर्व सेम रहा, डिमांड बदली, तो क्या हो जाएगा, आपका डिमांड कर्व ही दूसरा हो जाएगा। ये तो हम DD से शिफ्ट हो जाएंगे D1 पे, नए डिमांड कर्व पर। किसी वजह से यदि इंक्रीज हुआ, राइज हुई डिमांड, तो फिगर गिवन the figure given above outline that because of a change in the demand curve, the supply curve will cross the demand curve at point E1। E1 पॉइंट पर क्रॉस करेगा ये सप्लाई कर्व को कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, विल क्रॉस द डिमांड कर्व एट अ पॉइंट E2 पे, ये डिक्रीज देख पढ़ लिया तुमने, ठीक है। यहाँ पे E1 ये रहा, E1 पे, और E1 पे क्रॉस करेगा, लेइंग आउट द न्यू इक्विलिब्रियम, लाइंग आउट द न्यू इक्विलिब्रियम। भैया ये इक्विलिब्रियम से ही आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है इससे, तो क्या होगा, नया डिमांड कर जाएगा। द एक्सचेंज रेट विल असेंड टू OR1, और जो एक्सचेंज रेट है वो OR1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। इसके हिसाब से देख लो अब,
जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है सीधा इसकी तरफ से लेके आओ, यहाँ पे अगर लाइन खींचोगे तो ये बढ़े हुए प्राइस आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर डिमांड जो है वो कम होगी तो इसका इससे नीचे नीचे एक डिमांड का दूसरा बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ बनेगा। अब सीधी लाइन खींचोगे तो यहाँ पे आपको नए प्राइस मिल जाएंगे और नई क्वांटिटी मिल जाएगी यहाँ से। The exchange rate will extend to over 1 at new equilibrium while the amount mentioned will be OQ1, और जो अमाउंट मेंशन्ड है वो OQ1 रहेगी इस केस में। With an ascent in popularity, the exchange rate will correspondingly increment. अब पढ़ते हैं डिक्रीज इन डिमांड। The decrease in demand for foreign exchange will cause a change in demand curve from DD to D2 पे। DD से D to कर्व हो जाएंगे। जैसे पहले DD था, अब कम हो गई तो D2 नया डिमांड कर्व बन गया। The figure given above outline that because of change in the demand curve, the supply curve will cross with the demand curve at point A2। अब जो सप्लाई कर्व है अब नए डिमांड कर्व को यहाँ पे कट करेगा। बिल्कुल लाइंग आउट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से बाहर जा रहा है ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। द एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन टू OR2, और जो एक्सचेंज रेट है वो OR2 तक गिर जाएगी भी, OR से OR2 पे आ गई, वे गिर गई। एट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हाइल द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी OR2, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो OR2 हो जाएगी। पहले OQ थी, अब ये O2 हो गई, Q पहले Q थी, ये Q2 हो गई है भाई। Consequently, reduction in demand will lead to corresponding decline in the exchange rate, और यदि डिमांड में कमी आई तो एक्सचेंज रेट गिरेगी, और अगर डिमांड में बढ़ोतरी हुई तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। यहाँ से ये बात पता चली हमें, ठीक है। यदि भैया एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है यदि वो बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। यदि वो डिमांड कम होगी तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट कम होगी। ओके सर, अब हम पढ़ रहे हैं सप्लाई के साथ, ऊपर नीचे करके देखते हैं सप्लाई को क्या होता है। चेंज इन सप्लाई कैन मैनिफेस्ट एज आइदर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई के अंदर चेंज होना मतलब कि भैया सप्लाई या तो बड़ी होगी या घटी होगी। हाँ जी, ये रख देख लो फिगर। अब डिमांड कर्व सेम रहेगा इसमें, अब सप्लाई में छेड़खानी होगी। The figure given below illustrates that a shift in supplies. The y-axis represent the rate of exchange, while x-axis address the demand and supply of foreign exchange. ठीक है, DD address the demand curve, SS address the supply curve. The demand curve and supply curve meet at point E. Consequently, E address the place of equilibrium. Equilibrium E address the convergence of the foreign rate extended and quantity provided. ठीक है, इसमें कुछ वाला नहीं। अब यहाँ बोला एक्सपेंशन, सप्लाई का एक्सपेंशन हुआ जब सप्लाई बढ़ी। सप्लाई बढ़ती कैसे है, नीचे की तरफ बढ़ती है, नहीं ऊपर की तरफ बढ़ती है ये सप्लाई। देख लेते हैं, पता चल जाएगा। S1 ये रही, हाँ नीचे की तरफ बढ़ती है सप्लाई, डिमांड बढ़ती है ऊपर की तरफ, सप्लाई बढ़ती है नीचे की तरफ। एक मिनट एक्सपेंशन। The augmentation in the supply of foreign exchange will cause a shift in the supply curve from SS to SS1। यदि क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ सप्लाई में, तो क्या हो जाएगी, सप्लाई कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा ये, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड यहाँ बढ़ेगी। अगर यहाँ पे आएगा कर्व, यहाँ पे आएगा तभी तो ये बढ़ेगी सप्लाई। यहाँ पे हमारी यहाँ पे ये रही सप्लाई, हमने बढ़ा दी। अब क्या होगा, the figure above will illustrate that due to change in the supply curve, the demand curve meet with the supply curve at point E1। अब ये E1 पर इंटरसेक्ट करेगा डिमांड कर्व को, क्योंकि आपने सप्लाई कर्व ही नया ले आए, आप सप्लाई आपने बढ़ा दी
तो वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा डिमांड कर, वो डिमांड कर तो वही है ना, ये थोड़ी बदला है। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इस पर आपके जो प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। इसमें आप जो आपने रिलेशनशिप वहां पढ़ी थी ना, यहाँ से उल्टी समझ सकते हो कि यदि सप्लाई बढ़ाओगे फॉरेन करेंसी की, तो फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो कम होगी, और यदि आप क्या करोगे, सप्लाई कम करोगे फॉरेन करेंसी की, तो जो फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे उल्टा रिलेशन है ठीक उसका, बस यही सेम बात है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे एक तरीके से नेगेटिव रिलेशनशिप है सप्लाई के साथ इसकी रेट की, और डिमांड के साथ पॉजिटिव है। डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़े, इसके जो रेट बढ़ी, एक तरीके से एक्सचेंज रेट बढ़ी। डिमांड कम हुई, एक्सचेंज रेट कम हुई। सप्लाई बढ़ी, एक्सचेंज रेट कम हुई। सप्लाई कम हुई, एक्सचेंज रेट बढ़ गई। यही है समझने की बात यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, डेट्स शीट फॉर द टॉपिक। तो केस टू केस वन आपने समझ लिया होगा। हाँ जी, फ्लक्चुएशन आपको समझ में आया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना अगली क्लास में, वैसे तो होनी चाहिए, आसान टॉपिक है। शिफ्ट इन डिमांड, अब थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड यदि बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट विल कोरस्पॉन्ड इंक्रीमेंट, एक्सचेंज रेट में इंक्रीमेंट होगा यदि डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ तो। और यदि डिमांड गिरी तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में भी डिक्लाइन होगा। ये मेन लाइन है भाई, ये समझने वाली इसकी बस। बाकी अगर इसमें माथा पच्ची करोगे तो तो कब कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा आपको बात देखनी है, रिडक्शन इन डिमांड will lead to a corresponding decline in the exchange rate। और यहाँ पे हमने पढ़ा ही है, यदि आप डिमांड बढ़ा दोगे तो आपके रेट बढ़ जाएंगे, और डिमांड कम हो गई तो ये एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। अब सप्लाई के साथ क्या है, सप्लाई यदि बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी, और यदि सप्लाई घट गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। बस इतनी समझने वाली बात है इसमें, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ जी सर, नॉलेज चेक कर लेते हैं अब। इन अ बेसिक इकोनॉमी देर आर ओनली डैश सेक्टर। बेसिक इकोनॉमी में यहाँ पे कितने सेक्टर होते हैं, 2 या 3? कितने होते हैं, 3? अच्छा, दिखाते हैं आपको, हमने पढ़े हैं ना अभी। हाँ जी पढ़े थे, इससे पिछले क्लास में पढ़े थे। कहाँ गए रे भाई, हाँ भैया। आ सिंपल इकोनॉमी हैज ओनली 2 पार्ट, 2 होते हैं भैया। बेसिक सिंपल यानी कि बात एक ही है। तो अगर आपसे पूछ ली जाए सिंपल इकोनॉमी में कितने पार्ट होते हैं, कितने सेक्टर होते हैं, तो बोलेंगे आप 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 आदमी। कितने आदमी थे, 2 सरदार 2, बस ठीक है। बेसिक इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं।
इकट्ठा गयो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ जल्दी से। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज परटेन टू द ट्रेडिंग ऑफ, परटेन का मतलब कि बिलोंग्स, परटेन का मतलब क्या है, बिलोंग, किसे बिलोंग करती है फॉरेन एक्सचेंज, बिलोंग टू द ट्रेडिंग ऑफ डैश करेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट करेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उसके बाद तीसरा, द सप्लाई डैश एक्सचेंज रेट इज गवर्नड बाय द इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज गवर्नड बाय द इंटरप्ले ऑफ, क्योंकि फ्लेक्सिबल ही होती है वो, जो कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा क्या होती है, गवर्न की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर फिक्स होगी तो फिर डिमांड सप्लाई से कहाँ असर पड़ेगा उसमें, वो तो फिक्स ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा नॉलेज चेक 1। अब हम करते हैं नॉलेज चेक 2। हाँ जी, इन्फ्लेशन रेफर टू एन एक्सट्रीमली हाई एंड टिपिकल एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक इन्फ्लेशन रेट, एक्सट्रीमली हाई और टिपिकल एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक इन्फ्लेशन रेट। तो क्या इन्फ्लेशन ये होती है, नहीं, वो तो हाइपर इन्फ्लेशन होती है ना। देखो, इन्फ्लेशन अगर जनरल प्राइस लेवल में होती तो फिर तो इन्फ्लेशन बोलते हैं हम इसको, लेकिन यदि एक्सट्रीमली हाई एंड टिपिकल एक्सेलरेशन इकोनॉमिक इन्फ्लेशन रेट, तो ये क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये गलत है भैया। दूसरा, पब्लिक डेट रेफर टू द फाइनेंशियल ओब्लिगेशन दैट ए कंट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट ओज टू, ये आगे ये लाइन है यहाँ पे आती थी, ओज टू के बाद ये जो ये है, टू इट्स डोमेस्टिक सिटीजन इंस्टीट्यूशंस फॉरेन कैरेक्टर, ये लाइन इसके सामने आती अगर यहाँ पे तो ये सही है। अच्छा, ये इसी का कर दिया कि बोथ इट्स डोमेस्टिक सिटीजन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज फॉरेन ट्रेड फॉरेन क्रेडिटर्स, हाँ ये सही है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अरे गधों ने, गधो गधो गधो, इसी के साथ ही पॉइंट अटैच कर दिया, यहाँ पे 3 लिख दिए, बोलो इसी का पॉइंट है भैया ये सही है, ट्रू, क्योंकि ये डोमेस्टिक सिटीजन भी आते हैं, उनको भी देने हैं पैसे गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन से भी लिए हैं उन्होंने, और फॉरेन क्रेडिटर से भी लिए हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला, आ रिसेशन इज अ पीरियड इन द इकोनॉमी, रिसेशन इकोनॉमी का वो पीरियड होता है करेक्टराइज बाय अ प्रोलॉन्ग्ड डिक्लाइन और कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कि मंदी आ जाना, मतलब लंबे टाइम तक मंदी रहना किसी इकोनॉमी में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होना इकोनॉमी में, लास्टिंग एटलीस्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर, जो लगभग 2 क्वार्टर तक रहेगी। ये सही है, हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ जो है हमारी ये पूरी की पूरी यूनिट जो है सर वो कंप्लीट होती है इस लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे हम जो है डेट डाल देते हैं इसकी, आज की जो डेट है, डेट कितनी है भैया आज, आज डेट है 29 नवंबर 2025। अरे क्या हो गया, 25 करो यहाँ पे, 29 नवंबर 2025 आज की डेट है, ऊपर पर डाल देते हैं एक बार डेट। तो भाई ये पूरा पूरा जो मैंने जो चैप्टर है वो करवा दिए हैं, अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से करवाया है, कोई दिक्कत नहीं छोड़ी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे कोई समस्या लगे, अगर मेरी बताए हुए तरीके से समझ में ना आए, थोड़ा सा और थोड़ा बता सर्च कर लेना यूट्यूब वगैरह से या फिर गूगल से, कोई चीज़ समझ में ना आए मेरी बताई हुई, वहाँ सर्च कर लेना, या फिर मुझसे पूछ लेना दोबारा से। कंप्लीट ऑन 29 नवंबर 25, ओके।
डेट्स इट फॉर द क्लास। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत हो पूछ लेना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, लाइव मिलेंगे या रिकॉर्डेड मिलेंगे वो देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। ये क्लास तरह कंप्लीट करी उसका तेरा भाई बहुत बहुत धन्यवाद तेरा यार, तेरा पूरी क्लास देख लिया, पढ़ ली। ठीक है, हाँ 9 96 मिनट का सारी क्लास देख लेकर इस तरह देखी। ठीक है, ओके सर, राधे राधे। इसको कर देते हैं सेव।